नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो लगातार आपके इर्द गिर्द समाचारों में या बोलचाल की भाषा में आप लोगों के आसपास दिखता या सुनाई देता है। दरअसल हम बात करने वाले हैं कस्में वादे प्यार वफा और बातें हैं बातों का क्या। दरअसल इस तरह की घटनाएं हमारे इर्द गिर्द जरूर सुनाई देती हैं या देखने को मिलती हैं। तो उसी से संबंधित सरकार ने मानसून सत्र के अंतिम दिन में जो गृह मंत्री ने एक प्रस्ताव अर्थात कानून का प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि अगर आप किसी महिला या लड़की के साथ इस वादे के साथ संबंध बनाते हैं अर्थात सेक्स करते हैं कि भविष्य में हम शादी कर लेंगे और फिर आप नहीं करते हैं तो सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है अर्थात 10 साल की सज़ा और प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इन सभी बातों को समझने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हमारे सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव और डीएलपी प्रोग्राम पर 50% की छूट दी जा रही है। यह छूट 13 अगस्त से 18 अगस्त तक वैलिड है। आप इसके बीच अगर लेते हैं तो आपको 50% छूट का लाभ मिल पाएगा। अब सवाल ये है कि कौन कौन से कोर्सेज इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर देखें, यूपीएससी यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को शामिल किया गया है। यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स को शामिल किया गया है। बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स इसको भी आप ले सकते हैं, जो अभी शुरू नहीं किया गया है, ये शुरू किया जा रहा है अर्थात इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। यूपीएससी जो प्रीलिम्स कोर्स है उसको ले सकते हैं आप, एनसीईआरटी, जिसका इम्पोर्टेंस लगातार यूपीएससी एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो वैकल्पिक विषय है इतिहास और भूगोल, इसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देख लें, जो लाइव कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं, पेन ड्राइव कोर्स है, डीएलपी प्रोग्राम, इसको आप 50% छूट के साथ खरीद सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण सुविधा यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि ईएमआई की सुविधा है और इससे संबंधित और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो 9555124124 पर आप कॉल कर सकते हैं हमारी कॉलिंग टीम को। इससे संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी वहाँ पर शांत की जाएंगी, आपको जानकारी दी जाएंगी इससे संबंधित कैसे आप खरीद सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सेक्स ऑन फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज एडल्ट्री सेक्शन 377 सम चेंज प्रपोज्ड इन न्यू आईपीसी बिल। अब इसमें जो नया प्रावधान किया गया है आईपीसी बिल में, यहाँ पर बिल का मतलब विधेयक से है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह प्रस्तावित कानून है। अब क्या क्या बातें इसमें शामिल की गई हैं इनको देख लेते हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रस्तावित कानून जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो औपनिवेशिक कानून है, उसको बदलने से संबंधित है। उसके 5वें हिस्से के सेक्शन 69 में अपराध का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि शादी का वादा कर अगर यौन संबंध बनाया जाता है तो फिर यहाँ पर सजा दिया जा सकता है और ये सजा 10 वर्ष प्लस जुर्माना दोनों हो सकता है। यहाँ पर इस बात को समझने के साथ साथ इसमें प्रमुख बिंदु यह है कि जो प्रस्तावित न्याय संहिता बिल है उसमें शादी के वादे के आधार पर यौन संबंध और पूरा नहीं करने पर कोई व्यक्ति इस बात को पहले से ही सुनिश्चित कर चुका है कि केवल उस महिला के साथ या उस लड़की के साथ यौन संबंध बनाना है और वादे करके मुझे वहाँ से मुकर जाना है या बाहर निकल जाना है, उस आधार पर सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। रोकने के लिए जो इससे पहले के प्रावधान हैं, अर्थात यह भी तो बात होगी कि क्या अभी ये प्रावधान लाया गया है, इससे पहले भी प्रावधान हमारे आईपीसी में या जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें मौजूद है या नहीं। तो अभी तक कोई यहाँ पर निश्चित प्रावधान नहीं है, ना तो पुलिस के पास ना ही कोर्ट के पास। तो सजा किससे निर्धारित होती है? तो यहाँ पर बात ये होती है कि सजा इसके अलावा अन्य जो संबंधित कानून हैं उन कानूनों के आधार पर सजा का निर्धारण होता है। जैसे सुनवाई की बात करें तो बलात्कार और सहमति से जुड़े जितनी भी धाराएं हैं, जो बलात्कार किया गया है, क्या वो बलात्कार है, सहमति के साथ सेक्स किया गया है या नहीं किया गया है, उसके आधार पर हो सकता है। नए कानून में इस्तेमाल किया गया है धोखाधड़ी शब्द, और धोखाधड़ी शब्द का मतलब यह है, इसमें यह कहा गया है कि आपने किसी को नौकरी देने के लिए या प्रलोभन देकर, लालच देकर आपने संबंध बनाया, इसे इसमें धोखाधड़ी माना गया है और उस आधार पर सजा हो सकती है। साथ ही
इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है, जो तमाम न्यूज़पेपर में खबरें प्रकाशित हो रही हैं उसके आधार पर, जो लिविंग की घटनाएं हैं वो अब हमारी जो सोसाइटी है लगातार बदल रही है और इसे ही कई बार आधुनिक कहा जा रहा है कि हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, यहाँ पर लिविंग को लेकर के, और लिविंग में लोग रहते हैं, फिर पुरुष ने शादी से मना कर दिया, फिर यहाँ समस्या हो जाती है कि महिला फिर कहाँ जाए। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर धोखाधड़ी किया जाता है तो इसको भी आधार बनाया गया है, इसको रोकना है। लिविंग में जो धोखाधड़ी होता है उनको रोकना है। साथ ही लव जिहाद का मामला आता है कि उसको भी रोकना है, क्योंकि इससे संबंधित गतिविधियां और लगातार केसेस और चर्चाएं परिचर्चा इसमें देखी गई हैं। अब बात यहाँ पर आती है यौन संबंध और सहमति। तो महिला शादी के वादे के आधार पर अगर सेक्स के लिए सहमत हो जाती है और फिर सेक्स हो भी जाता है, शादी नहीं होती है, तो इसे धोखाधड़ी माना जाएगा और जो सुनवाई होती है बलात्कार की परिभाषा के तहत अभी ये सुनवाई होती है। बहरहाल इससे संबंधित और बातों को देखें। बलात्कार की बात की जाए तो आईपीसी की धारा जो 375 है, इसके आधार पर कहा गया है कि सहमति के 7 रूप और उनका उल्लंघन माना गया है। उल्लंघन की परिस्थितियां ये मानी गई हैं कि अगर कोई महिला है स्वेच्छा से या साफ तौर पर वो इनकार कर रही है, शब्दों के माध्यम से इनकार कर रही है, हाव भाव के माध्यम से इनकार कर रही है या किसी अन्य तरह से इनकार कर रही है कि वह सेक्स नहीं करना चाहती, यौन संबंध की इच्छुक नहीं है, और फिर भी किया जाता है, तो उसे बलात्कार माना जाएगा आईपीसी की धारा 375 के तहत। साथ ही साथ यहाँ पर झूठा वादा या वादा तोड़ने की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो ये बताता है 2019 का प्रमोद सूर्यभान पवार केस। इस केस में ये कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि झूठे वादे या वादा तोड़ने को 2 अलग अलग परिस्थितियां माना गया है। और ये कहा गया है, जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच थी, उनका ये कहना था कि शादी का वादा झूठा इस आधार पर माना जा रहा है और इस आधार पर इसमें सजा दिया जा सकता है कि वो व्यक्ति पहले से ही सुनिश्चित कर चुका था कि केवल मुझे शारीरिक संबंध बनाना है, न कि मुझे शादी करनी है। तो वो पहले से ही उसकी नियति में ये बातें शामिल थी, इस आधार पर बताया गया था। बलात्कार की बात होती है कि बलात्कार क्या है, तो एक प्रकार का यौन हमला है। यौन हमला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह सहमति के बिना उसके साथ अर्थात महिला या लड़की के साथ संबंध बनाया जा रहा है। साथ ही अन्य प्रकार का यौन संबंध भी इसमें शामिल है। शारीरिक रूप से अर्थात बल प्रयोग करके या जबरदस्ती आप किसी के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो इसे बलात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिकार के दुरुपयोग की बात आती है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो वैध सहमति देने में असमर्थ है, अर्थात वो वैध सहमति कैसे नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? मान लीजिए वो बेहोश हो या अक्षम हो, नहीं वो अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता, या फिर बौद्धिक रूप से वो विकलांग हो, उसे नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। साथ ही सहमति की जो कानून की उम्र से कम अर्थात 18 वर्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, 18 वर्ष से कम है, तो इस आधार पर भी अगर आपने ऐसा किया, संभोग किया है, तो जो बलात्कार का कानून है जो 1980 में आईपीसी में शामिल किया गया था, इसके आधार पर सजा का भागी बनता है, अर्थात सजा दिया जा सकता है। आईपीसी और यौन संबंध की बात करें तो आईपीसी की धारा 375 में शामिल है यौन संबंध बनाना, इसके तहत एक दंडनीय अपराध है। इसमें यह कहा गया है कि इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना ये संबंध बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र में यौन संबंध बनाने को भी बलात्कार माना गया है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है सहमति के साथ या उसके सहमति के बिना भी अगर किया जा रहा है तो इसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि अपवाद माना जाएगा बलात्कार को। ये कब बलात्कार नहीं माना जाएगा? यदि पत्नी है जिसकी उम्र यहाँ पर 15 वर्ष से कम है, कम उम्र की न हो, और उसके साथ अगर संबंध या यौनकृत्य किया जाता है तो यहाँ पर नहीं माना जाएगा। साथ ही जो धारा 376 है उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अभी जो हमारे पास जो आईपीसी है उसके आधार पर 7 साल की जेल हो सकती है या आजीवन कारावास इसके तहत हो सकता है।
इसके अलावा ये कहा गया है कि आवश्यकता इस बात की है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है और उसमें जो धोखाधड़ी की खबरें देखने को मिलती हैं या धोखाधड़ी होती है उसको रोकना है। और इससे संबंधित अब कोर्ट की राय क्या है, कोर्ट क्या कहती है? तो लिव इन रिलेशन पर कोर्ट की राय यह है, लता सिंह बनाम यूपी राज्य 2006 का मामला आया था। इस मामले में कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि विपरीत लिंग के दो व्यक्ति का साथ रहना कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। कुछ भी गैर कानूनी नहीं है अर्थात वो साथ रह सकते हैं। अगर यौन क्रिया के लिए, रोमांटिक अपने रिश्तों के लिए एक साथ रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, ये गैर कानूनी है, उसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है। साथ ही बेलूसामी बनाम डी पचैमल मामला ये 2010 में आया था। इसमें भी इस तरह का कुछ निर्णय दिया गया था और इसमें यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी बनाने हेतु मानदंड निर्धारित किया था और ये कहा था दंपति को स्वयं को जीवन साथी के समान समाज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप जिसके साथ रह रहे हैं वहाँ पर अपने साथी को जीवन साथी के समान समाज में प्रस्तुत आप कर सकते हैं और करना चाहिए। साथ ही साथ उसकी शादी करने की कानूनी उम्र होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर पुरुष की बात किया जाए तो वो 21 वर्ष से कम उम्र का हो, यहाँ पर अगर लड़की की बात किया जाए तो वो 18 वर्ष से कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें अविवाहित होने सहित यह भी कहा गया है कि कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होने चाहिए। और योग्यता का मतलब यही है कि जब आप योग्य होंगे तभी आप इस तरह से पेश कर सकते हैं और फिर आप इस रिलेशन में आगे जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था। साथ ही साथ लव जिहाद का मामला यहाँ पर एक आता है और ये केरल से संबंधित है। हादिया विवाह का मामला था। हादिया एक मुस्लिम युवक से शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद उनके माता पिता कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में ये केस करते हैं कि यह लव जिहाद का मामला है और लव जिहाद के आधार पर वहाँ की अर्थात केरल की जो हाई कोर्ट है उसने निर्णय दिया और उस शादी को रद्द कर दिया कि ये शादी सही नहीं है। दरअसल ये जो हादियाँ हैं इन्होंने, अशोका ऐसे कुछ इनका नाम था, इन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया और उसके बाद शादी कर ली। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दरअसल ये जो शादी की गई है लव जिहाद जैसा कुछ भी इसमें नहीं है और इनको उन्हीं के साथ अर्थात इनके जो हस्बैंड है उनके साथ रहने देना चाहिए और वो पढ़ाई करेंगी या नहीं करेंगी उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बहरहाल इससे संबंधित मामले लगातार चर्चा में रहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, लव जिहाद बढ़ रहा है इत्यादि इत्यादि। वो है या नहीं है हम उसमें नहीं जाते हैं। बहरहाल इससे संबंधित जो बातें हैं उनको रोकना भी ज़रूरी है, इसलिए ऐसा कहना है जो न्यूज़पेपर में खबरें प्रकाशित हुई हैं कि उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। एक एनजीओ का मामला आया था, शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, और इसमें ये कहा गया था, एनजीओ ने कहा था 2010 में याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और ये मांग किया था कि जो ऑनर किलिंग है उस पर अंकुश लगाने के लिए चाहिए कि कोर्ट एक दिशा निर्देश दे। अब बात आती है कि ये क्यों मामला आ रहा है। दरअसल जब इस तरह की शादियां होती हैं और शादियों के बाद अर्थात सहमति से होती हैं या कई बार ऐसा होता है कि लिविंग में रहने के बाद जब वो संबंध विच्छेद हो रहा है तो सम्मान के लिए हत्या अर्थात ऑनर किलिंग की घटनाएं भी देखी जा रही हैं। और अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट माने तो उत्तर प्रदेश इस मामले में शीर्ष पर है अर्थात ऑनर किलिंग के मामले में। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के लिए कहा गया था कि केंद्र और राज्यों को दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए कि इससे संबंधित कानून बनाएं ताकि जो ऑनर किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं वो ऑनर किलिंग की घटनाएं न बढ़ें। तो इससे संबंधित बातों को आपने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको कैसा लगा ये सेशन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।